हाँ तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूँ आज जो फर्स्ट सिटिंग में बिहार बोर्ड क्लास 10th एग्ज़ाम हिंदी का पेपर हुआ है। हिंदी के फर्स्ट सिटिंग का हमारे पास सेट कोड ए है। इस सेट कोड का सॉल्यूशन लेकर के आया हूँ। तो चलिए आज की इस वीडियो को करते हैं शुरू। हमारे पास प्रथम प्रश्न जो है, प्रथम प्रश्न है द का उच्चारण स्थान क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दूसरा नंबर प्रश्न है निम्न में कौन दंतकोष्ठीय ध्वनि है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 ई का उच्चारण स्थान हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तालु। उसके बाद 4 नंबर प्रश्न है छंद शास्त्र में दीर्घ मात्रा को क्या कहते हैं। तो छंद शास्त्र में दीर्घ मात्रा को गुरु कहते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस स्टूडेंट का गलत हो गया ये प्रश्न। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। निम्न में कौन अल्प प्राण व्यंजन है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में चौ जो है ये अल्प प्राण व्यंजन है, क्योंकि पहला तीसरा और पांचवा अक्षर अल्प प्राण होता है। चलिए प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 है निम्न में किसे द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दीर्घ स्वर को जो है स्वर द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। प्रश्न संख्या 7 है यहाँ पे नाद की दृष्टि से व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वतंत्रिक जंकृत होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रश्न संख्या 7 का ए। इसका सही जवाब हो जाएगा घोष। इसके बाद प्रश्न संख्या 8 है। प्रश्न संख्या 8 यहाँ पे है केवल मुंह से बोले जाने वाले स्वर वर्णों को क्या कहते हैं। तो केवल मुंह से बोले जाने वाले स्वर वर्णों को इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 निर्नुनासिक। इसको हम लोग निर्नुनासिक कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 यहाँ पे है निम्न में कौन अंतस्थ व्यंजन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लो जो है ये अंतस्थ व्यंजन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। निम्न में कौन ऊष्म व्यंजन है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है ये ऊष्म व्यंजन है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। निम्न में कौन यन स्वर संधि का उदाहरण है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यद्यपि जो है ये यन स्वर संधि का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। निम्न में कौन व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अहंकार। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 30। निम्न में कौन विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा निश्चल जो है ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। जब एक व्यंजन अपने समान अन्य व्यंजन से मिलता है तब उसे क्या कहते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द्वित्वा। चलिए प्रश्न संख्या 15 है लेने के देने पर जाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लाभ के बदले होने। हम लोग जल्दी जल्दी से देखेंगे, इसीलिए प्रश्न का डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को कल मैथ का एग्जाम का भी तैयारी करना है, इसलिए जल्दी जल्दी से प्रश्न का आंसर केवल बताते हुए जा रहे हैं। प्रश्न संख्या 16 है सिर से पैर तक के लिए एक शब्द। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अपाद मस्तक जो है यही सही जवाब हो जाएगा। सिर से पैर तक के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों को बदला एक शब्द। प्रश्न संख्या 17 है निम्न में कौन शुद्ध वाक्य है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जल गई। ये जो है ऑप्शन नंबर सी ये जगह शुद्ध वाक्य, ये सभी तीनों ए बी और डी अशुद्ध वाक्य है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 है आरंभ का विलोम शब्द है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आरंभ का विलोम शब्द जो है अंत होता है। प्रश्न संख्या 19 है उत्तम का विलोम शब्द है। तो उत्तम का विलोम शब्द हो जाएगा अधम। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 20। पंडित का विलोम शब्द है। तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा पंडित का विलोम शब्द मूर्ख होता है। प्रश्न बहुत ही अच्छा आया है बोर्ड एग्जाम में, इसलिए हम लोग कठिन प्रश्न नहीं कर सकते हैं, ये जो है मीडियम प्रश्न है। चलिए प्रश्न संख्या 21 है कुल क्षेत्र किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अधिकरण समास का उदाहरण है। ये प्रश्न संख्या 22 है चंद्रशेखर किस समास का उदाहरण है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा बहुब्रीहि। चंद्रशेखर का अर्थ होता है भगवान शंकर जी। चलिए प्रश्न संख्या 23 है यहाँ पे गाय बैल किस समास का उदाहरण है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द्वंद्व समास का। यहाँ पे देखिए योजक चिन्ह नहीं दिया गया है, तो भी अपना लोग को समझ लेना है, यहाँ पे विपरीत शब्द का प्रयोग किया गया है, तो इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24 है बाजार विशेष्य का विशेषण क्या होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी बाजारू। प्रश्न संख्या 25 है नगर विशेष्य का विशेषण हो जाएगा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी नागरिक। 26 का प्रश्न है पर्वत विशेष्य का विशेषण, ऑप्शन नंबर बी पर्वतीय। चलिए 27 नंबर प्रश्न है शिक्षा में कौन सा प्रत्यय है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आ प्रत्यय। प्रश्न संख्या 28 है डाकू में कौन सा प्रत्यय है। तो डाकू में दुर्घऊ प्रत्यय है। प्रश्न संख्या 29 है हसौड़ में कौन सा प्रत्यय है। तो हसौड़ में और प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर ए। 30 नंबर प्रश्न है अवकाश में कौन सा उपसर्ग है। उपसर्ग जो है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अब उपसर्ग है। अवकाश में अब उपसर्ग और काश प्रत्यय है।
चलिए प्रश्न नंबर 31 की ओर। प्रश्न संख्या 31 में है परिवर्तन में कौन सा उपसर्ग है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, परिवर्तन में परि उपसर्ग है। चलिए प्रश्न संख्या 32 है सुगम में कौन सा उपसर्ग है, तो सुगम में सु उपसर्ग है। प्रश्न संख्या 33 है इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुरंदर जो है इंद्र का पर्यायवाची शब्द होगा। प्रश्न संख्या 34 है घर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा निकेतन जो है घर का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। संख्या 35 है आनंद का पर्यायवाची शब्द है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रमोद जो है आनंद का पर्यायवाची शब्द है। प्रश्न संख्या 36 है गुरु गुड़ चेला चीनी लोकोक्ति का अर्थ क्या है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिष्य का गुरु से बढ़ जाना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 37, वसंत आया और बाग में फूल खिल गए किस वाक्य का उदाहरण है, तो और इसमें लगा हुआ ये हो जाएगा संयुक्त वाक्य का उदाहरण। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 38। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के सभी सिटिंग के क्वेश्चन का आंसर शीट मिलाने के लिए। चलिए नंबर प्रश्न है शुभम गोपाल को दूध दे रहा है यह किस कारक का उदाहरण है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, संप्रदान कारक का उदाहरण है। चलिए प्रश्न संख्या 39 है माँ ने बच्चे को सुलाया यह किस प्रकार का उदाहरण है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ये कर्म कारक का उदाहरण है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्म कारक। चलिए 40 नंबर का है बुढ़िया का बहुवचन रूप है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, बुढ़िया जो है बुढ़िया का बहुवचन है। 41 नंबर क्वेश्चन है निम्न में कौन पुल्लिंग शब्द है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आईना जो है ये पुल्लिंग शब्द है। 42 नंबर में निम्न में कौन स्त्रीलिंग है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा चेष्टा जो है ये स्त्रीलिंग शब्द है। चलिए 43 नंबर प्रश्न है अंकित मेला घूमने गया था यह वाक्य किस काल का उदाहरण है, तो यह वाक्य जो है भूतकाल का उदाहरण है। चलिए अब हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 44, घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है इस वाक्य में प्रति विशेषण है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बहुत। प्रश्न संख्या 45 है सोहन तैयार होकर विद्यालय गया यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पूर्वकालिक क्रिया का। प्रश्न संख्या 46 है कक्षा में सब छात्र उपस्थित है यह वाक्य किस विशेषण का उदाहरण है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनिष्ट संख्यावाचक का। प्रश्न संख्या 47 है अमरजीत शहरी लड़का है यह वाक्य किस विशेषण का उदाहरण है, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, गुणवाचक का। प्रश्न संख्या 48 है अंकिता अपने आप जा रही है यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, निजवाचक। प्रश्न संख्या 49 है 49, मेरे लिए यह घर अनजान नहीं है इस वाक्य में यह किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। अब हम लोग देखेंगे 50 नंबर प्रश्न, यहाँ हम लोग आधा प्रश्न कर चुके हैं और बहुत ही जल्द आधा प्रश्न का भी जवाब देखेंगे। 50 नंबर प्रश्न है कि निम्न में कौन तत्सम शब्द है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सूर्य जो है ये तत्सम शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 51, निम्न में कौन देशज शब्द है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा खिचड़ी जो है ये देशज शब्द है। 52 नंबर है मेरे अध्यापक बहुत भले हैं इस वाक्य में प्रयुक्त बहुत भले किस पदबंध का उदाहरण है, इसका सही जवाब हो जाएगा आपको बी, विशेषण पदबंध का उदाहरण है। चलिए प्रश्न संख्या 53 है दीपावली किस संज्ञा का उदाहरण है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 54 है निम्न में कौन जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रोफेसर जो है ये जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। 55 नंबर प्रश्न है तेल किस संज्ञा का उदाहरण है, तो ये द्रववाचक संज्ञा का उदाहरण है। क्वेश्चन संख्या 56 है निम्न में कौन कर्मवाचक का उदाहरण है, जिसका सही जवाब हो जाएगा अंजलि के द्वारा रोटी पकाई गई। प्रश्न संख्या 57 है आजीवन की समास का उदाहरण है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अवयवी बहु समास का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 58 है नर जोड़ इस पदों की संधि होगा, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी, नरेश। प्रश्न संख्या 59 है धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ मूल रूप से किस भाषा में लिखित है, तो राजस्थानी। आप सभी को ट्रिक बताया गया था धरती घूमेगी तो हम लोग राज करेंगे, राजस्थानी भाषा का ये कहानी है। चलिए प्रश्न संख्या 60 है माँ शीर्षक पाठ के लेखक है, तो माँ ईश्वर होती है, ईश्वर पेटलीकर। प्रश्न संख्या 61 है दही वाली मंगमा शीर्षक पाठ के अनुवादक है, तो बी आर नारायण है। प्रश्न संख्या 62 है माँ शीर्षक पाठ में माँ जी मंगू की मौत को किस रूप से छुटकारा मानती थी, तो प्राकृतिक रूप में, ऑप्शन ए। 63 का है प्रश्न संख्या 63 है नगर शीर्षक पाठ में वल्ली अमाल अपनी लड़की पापत्ती के साथ मदुरै के अस्पताल के किस विभाग के बाहर बैठ प्रतीक्षा कर रही थी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहिरंग रोगी के विभाग में। हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 64 द नोटबुक्स ऑफ माल्टे लॉर्ड्रिज ब्रिज उपन्यास के लेखक कौन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, रेनर मारिया रिल्के। प्रश्न संख्या 65 है वनलता सेन नामक कृति को 1952 में श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ का पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निखिल बंग रविंद्र साहित्य सम्मेलन के द्वारा। चलिए प्रश्न संख्या 66 है कविताओं की चर्चित श्रृंखला कवि ने कहाँ से निम्न में से शीर्षक कविता ली गई है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अक्षर का ज्ञान।
प्रश्न संख्या 67 है, निम्न में कौन शीर्षक कविता हमारी बेपरवाहियों के बाहर विपरीत परिस्थितियों से लगातार लड़ते हुए बढ़ते जाने वाले जीवन का चित्रण बहुत प्रस्तुत करती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, हमारी नींद। प्रश्न संख्या 68 है, निम्न में कौन सम्मान कवि कुंवर नारायण को प्राप्त है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी सम्मान जो है ये कवि कुंवर नारायण जी को सभी सम्मान प्राप्त है, व्यास सम्मान, लोहिया सम्मान और कवि। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 69, सचिदानंद हीरानंद वादस यज्ञ के द्वारा लिखित निम्न में कौन उपन्यास नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अरे यतावर रहेगा याद। ये तीन उपन्यास है इसके और ये उपन्यास ऑप्शन नंबर डी नहीं है। प्रश्न संख्या 70 है, अब हम लोग 70% प्रश्न को कंप्लीट कर चुके हैं, केवल 30% प्रश्न बचा हुआ है। प्रश्न संख्या 70 है, जनतंत्र का जन्म शीर्षक पाठ में जब जनता को पाकुल को भ्रिकुटी चढ़ाती है तब क्या होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, भूडोल होता है और बवंडर उठते हैं। 71 नंबर का प्रश्न है, कवि सुमित्रा नंदन पंत ने भारत माता का कैसा चित्र प्रस्तुत किया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यथार्थ चित्र प्रस्तुत किया। प्रश्न संख्या 72 है, कवि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के अनुसार किस वृत्ति का विकास चारों ओर हुआ है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दास वृत्ति का। प्रश्न संख्या 73 है, कवि घनानंद के अनुसार प्रेम का सिद्धांत है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, एकनिष्ठता और पूर्ण समर्पण। ये स्टूडेंट गलत आंसर लगा करके आया है, इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। प्रश्न संख्या 74 है, कवि रसखान ने पठित पाठ में राधा कृष्ण के प्रेममय युगल रूप का वर्णन किया है? किस चीज के द्वारा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, दोहा सोरठों में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग, प्रश्न संख्या 75 है, हर्ष शोक ते रहे न्यारो नाहि मान अपमाना किस कविता से उद्धत है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जो नर दुख में दुख नहीं माने, ये गुरु नानक जी की कविता है। प्रश्न संख्या 76, महात्मा गांधी का सबसे बड़ा हथियार है न ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस, सत्य और अहिंसा, अहिंसा और सत्य मार्ग। चलिए प्रश्न संख्या 77 है, नौबत खाने में मादक शीर्षक पाठ के अनुसार काशी किसके स्वर पर उगती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संगीत के स्वर पर। प्रश्न संख्या 78 है, वह आदमी नया गर्म कोट पहनकर चला गया विचार की तरह कविता संग्रह के कवि कौन है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, विनोद कुमार शुक्ल। चलिए प्रश्न संख्या 79 है, आविनियों में एकांत रचनात्मक प्रवास का अवसर किसको प्रदान हुआ है? तो अशोक वाजपेयी। आविनियों का लेखक है अशोक वाजपेयी जी। प्रश्न संख्या 80 है, बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका जन्म लखनऊ की 7वीं पीढ़ी में हुआ था। प्रश्न संख्या 81 है, परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ के अनुसार साहित्य के निर्माण में किसकी भूमिका निर्णायक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रतिभाशाली मनुष्यों की भूमिका। प्रश्न संख्या 82 है, लेखक अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था? तो बलिया उत्तर प्रदेश में। प्रश्न संख्या 83 है, नागरी लिपि शीर्षक पाठ कहाँ से लिया गया है? नागरी लिपि शीर्षक पाठ कहाँ से लिया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी, भारतीय लिपियों की कहानियां से। प्रश्न संख्या 84 है, नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक पाठ के अनुसार मनुष्य के द्वारा नाखून काटने की जो प्रवृत्ति है वह किसकी निशानी है? तो वह पशुता की निशानी है। प्रश्न संख्या 85 है, संस्कृत, ग्रीक और लैटिन भाषाओं में समानता से मैक्स मुलर को किसने अवगत कराया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर विलियम जोन्स ने। प्रश्न संख्या 86 है, नलिनी विलोचन शर्मा की माता का नाम क्या था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, रत्नावती शर्मा। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 87, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किसको भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण माना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जाति प्रथा को। प्रश्न संख्या 88 है, शोफर किसको कहा जाता है? तो शोफर ड्राइवर को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 89 है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का निधन कब हुआ था? तो इसका निधन दिसंबर 1956 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न संख्या 90 है, बंगला भाषा में खोखा किसको कहते हैं? तो खोखा बच्चा को कहते हैं, क्योंकि सेन साहब के बच्चा का नाम कासू था जिसे खोखा कहते थे। प्रश्न संख्या 91 है, हिंदी साहित्य की भूमिका किसकी रचना है? तो हिंदी साहित्य की भूमिका जो है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। इसके बाद प्रश्न संख्या 92 है, अपरिहार्य शब्द का अर्थ है? तो अपरिहार्य शब्द का अर्थ है जिसे छोड़ा न जा सके या अनिवार्य हो। प्रश्न संख्या 93 है, सहजात वृत्ति का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है जन्म के साथ पैदा होने वाली वृत्ति या स्वभाव। प्रश्न संख्या 94 है, आद्य लेख का अर्थ है? तो आद्य लेख का अर्थ है अत्यंत प्राचीन प्रारंभिक लेख। प्रश्न संख्या 95 है, उर्वशी के रचनाकार है रामधारी सिंह दिनकर जी और इन्हें इसी रचना पे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। प्रश्न संख्या 96 है, सारस पक्षी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सारस पक्षी को क्रौंच के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 97 है, लौट कर आऊंगा फिर शीर्षक पाठ के रचनाकार है? तो जीवनानंद दास। प्रश्न संख्या 98 है, शिक्षा और संस्कृति शीर्षक पाठ के रचनाकार है महात्मा गांधी। प्रश्न संख्या 99 है, बहादुर शीर्षक पाठ की विधा है? तो कहानी। प्रश्न संख्या 100 है, द लास्ट प्रश्न, भारत माता शीर्षक पाठ के रचनाकार है? तो इसका रचनाकार है सुमित्रा नंदन पर। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।